दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 14 जून 2026 को आयोजित किए गए जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों का सर्वशुद्ध हल। इससे आप अपने स्कोर की गणना कर सकते हैं। साथ ही साथ ये प्रश्न लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन के सभी प्रश्नों का हल व्याख्या सहित। पहला प्रश्न है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद में कौन से बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है साधारण बहुमत की, 2/3 बहुमत के साथ उस राज्य का समर्थन जिससे नया राज्य बनाया जा रहा है, 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन, या 2/3 बहुमत की। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत में नए राज्यों के निर्माण या उसके नाम और सीमाओं में परिवर्तन के लिए संसद में साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किसी राज्य में से उसका क्षेत्र अलग करके 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य का नाम बदलकर एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है। तो याद रखिएगा, नए राज्यों के निर्माण के लिए संसद में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसका दायरा व्यापक है? आंतरिक नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक लेखा परीक्षा या आंतरिक जांच। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंतरिक लेखा परीक्षण। दोस्तों आंतरिक नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण, आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक जांच में से आंतरिक नियंत्रण या इंटरनल कंट्रोल का दायरा सबसे व्यापक है। दोस्तों आप जान लीजिए, आंतरिक नियंत्रण बहुत बड़ा और विस्तृत तंत्र है जिसके अंतर्गत आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षक दोनों ही इसके उप हिस्से या उपभाग के रूप में कार्य करते हैं। तो याद रखिएगा, आंतरिक नियंत्रण का दायरा बहुत ही व्यापक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आंतरिक नियंत्रण क्या होता है? तो आंतरिक नियंत्रण सबसे व्यापक अवधारणा है। इसमें संस्था के संचालन, संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने और नियमों के पालन के लिए बनाई गई संपूर्ण नीतियां और प्रणालियां शामिल होती हैं। और इसी के अंतर्गत आप जान लीजिए, आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण शामिल होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य व्यवस्था से संबंधित है कि संविधान के अनुच्छेद 371A किस राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है? सिक्किम, मणिपुर, असम और नागालैंड। तो सही उत्तर है 371A नागालैंड के विशेष दर्जे से संबंधित है। ये प्रावधान 1962 में, याद रखिएगा, 1962 में 13वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद के तहत नागालैंड की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए धार्मिक, सामाजिक स्वतंत्रता, पारंपरिक कानून, भूमि के अधिकार तथा संसदीय हस्तक्षेप से बचाव संबंधी अधिकार दिए गए थे। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के विशेष दर्जे से संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एक संत हैं सिद्धचंद्र जैन। संत हैं सिद्धचंद्र जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी थी, आपको बताना है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। संत सिद्धचंद्र जैन को किसने नादिरे जमा की उपाधि दी थी? ऑप्शन है आपके अकबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों संत सिद्धचंद्र जैन को मुगल सम्राट जहांगीर ने जो है नादिरे जमा अथवा नदीरे जमा की उपाधि से सम्मानित किया था, और ये उपाधि उनकी असाधारण विद्वता और वाद विवाद कौशल की स्वीकृति में प्रदान की गई है।
मुगल सम्राट मुगल दरबार में इस जैन संत की गहरी पैठ और सम्मान के ऐतिहासिक संदर्भों को जैनपीडिया या विकिपीडिया पर जो है इसको शामिल किया गया है और वहीं से हमने वहाँ से ये तथ्य लिया है। सिद्धचंद जैन को जहांगीर ने नादिरे जमा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है वह विकल्प चुनिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये रीजनिंग का सामान्य क्वेश्चन है। देखिए 5 150 से जिस तरह से संबंधित है उसी तरह 8 और कौन सी संख्या आएगी। तो बहुत ही आसान है, इसको 5 का 150 कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का क्यूब और 5 का वर्ग जोड़ा गया है तो कितना हो गया 5 का क्यूब 5 × 5 = 25 × 125 और प्लस 5 का वर्ग 25 तो ये हो गया है 150। इसी तरह जब 8 का क्यूब और 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे आप तो कौन सी संख्या होगी। 8 का क्यूब हो जाएगा 512 प्लस 64 तब ये संख्या कितनी हो जाएगी 576। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 576। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिए, आसान सा प्रश्न है कि महोगनी वृक्ष निम्नलिखित में से कौन से एक वनस्पति प्रदेश में प्रमुखता से पाया जाता है। उष्णकटिबंधी वर्षा वन, पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आप जान लीजिए कि महोगनी वृक्ष मुख्य रूप से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधी सदाबहार वन या उष्णकटिबंधी वर्षा वनों से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और ये वनस्पति उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पनपती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संगीतकार को बिहारी बुलबुल की उपाधि दी जाती है कि कौन से ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनको बिहारी बुलबुल की उपाधि दी गई है। विद्यापति, बैजू बावरा, चिंतामणि या जैन उल आबिदीन। तो दोस्तों आप जान लीजिए बिहारी बुलबुल काव्यात्मक रूप से एक संगीतकार हैं, पद्मश्री राम कृपाल पाठक हैं, उनको भी दिया जाता है। लेकिन ऐसे आप देख लीजिए तो बिहार में चिंतामणि एक संगीतज्ञ रहे हैं, इनको बिहारी बुलबुल की उपाधि दी जाती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक का शीर्षक क्या है। तो सही उत्तर है दिया सलाई। दिया सलाई आप जानते हैं इसको माचिस भी कहा जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम दिया सलाई है और इसको फरवरी 2025 में प्रकाशित किया गया था। दिया सलाई का अर्थ माचिस की तीली होता है और ये किताब महज उनकी निजी कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा है जो बाल श्रम और शोषण के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाती है। इसमें मध्य प्रदेश के विदिशा में उनके साधारण बचपन से लेकर उनके बचपन बचाओ आंदोलन के 186 देशों में फैलने की कहानी वर्णित है। तो याद रखिएगा दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथात्मक पुस्तक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामान्य अर्थशास्त्र से संबंधित है। प्राथमिक पूंजी बाजार या प्राइमरी कैपिटल मार्केट में क्या होता है। अंशों का क्रय विक्रय किया जाता है, वाणिज्यिक बैंकों से धन जुटाया जाता है, दीर्घकालिक वित्तीय संस्थाओं से धन जुटाया जाता है या जनता को पूंजी जारी करते हैं। तो सही उत्तर है प्राथमिक पूंजी बाजार में जनता को पूंजी जारी करते हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों प्राथमिक पूंजी बाजार या प्राइमरी कैपिटल मार्केट का मुख्य उद्देश्य जनता को पूंजी जारी करना होता है। इस बाजार में कंपनियां या सरकारें पहली बार अपने नए शेयर, डिबेंचर या बांड जारी करती हैं और बदले में आम जनता और निवेशकों से सीधे धन या पूंजी जुटाती हैं। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक पूंजी बाजार में जनता को पूंजी जारी करते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड, जो कि आसान प्रश्न है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है ये वर्गीज कुरियन से संबंधित है, जो भारत में सहकारिता आंदोलन के अग्रणी व्यक्तित्व रहे हैं और इन्होंने ऑपरेशन फ्लड या व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए। यदि 18 फरवरी को
18 फरवरी 2005 को शुक्रवार पड़ता है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? तो 18 फरवरी को जो है 2005 को शुक्रवार पड़ता है, तो 18 फरवरी 2006 को शुक्रवार में एक दिन जुड़ जाएगा शनिवार, और 2007 में एक दिन और जुड़ जाएगा तो रविवार। सही उत्तर रविवार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 18 फरवरी 2006 से 18 फरवरी 2007 में केवल एक दिन जुड़ रहा है, और 5 से लेकर 7 में 2 दिन जुड़ रहा है, तो शुक्र शनि रवि। शुक्र के बाद 2 दिन शनिवार रविवार आ जाएगा। अगला प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण है कि जाड़े के प्रारंभ में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण होती है, आपको बताना है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून, स्थानीय वायु संचरण, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या उत्तर पूर्वी मानसून। तो सही उत्तर है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है, जिसे लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। ये बारिश मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है, और ये लौटते हुए मानसून से होने वाली वर्षा तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। जब मानसूनी हवाएं भारत के मुख्य भूभाग से वापस लौटती हैं तो ये बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करती हैं। इसके बाद ये नम हवाएं तमिलनाडु के कोरोमंडल तट, विशेष रूप से चेन्नई, नागपट्टनम जैसे तटीय इलाकों से टकराती हैं और भारी वर्षा करती हैं। अगला प्रश्न इतिहास से संबंधित है। आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमरता का उल्लेख करता है, मोक्ष का नहीं? ऑप्शन है आगम, अंगुत्तर निकाय, उपनिषद या ऋग्वेद। तो सही उत्तर ऋग्वेद, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अमरता जो है ये वैदिक या ऋग्वेद में आया था। इसका उल्लेख प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है, और इसमें सोम यानी सोम रस को अमरता प्राप्त करने वाला पेय माना गया है। तो सही उत्तर आप देख लीजिए, ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख किया गया है, मोक्ष का नहीं। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 के अनुसार विश्व का सबसे प्रसन्न देश कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है अमेरिका, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या इटली। तो सही उत्तर फिनलैंड, ऑप्शन बी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिनलैंड लगातार 8वीं बार दुनिया के सबसे हैप्पीनेस कंट्रीज में शामिल हुआ है। तो फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन हैं, और हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत बहुत पीछे है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सी गतिविधियां उद्योग की हैं, आपको बताना है। बीमा व्यवसाय, बैंकिंग संस्थान, परिवहन कंपनियां और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, बीमा, बैंकिंग और परिवहन ये तीनों ही तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तृतीयक या टर्शियरी देखा जाए, तृतीयक क्षेत्र कौन सा होता है? तृतीयक क्षेत्र को सर्विस एरिया या जो है जिसमें ऐसी सेवाएं आती हैं वस्तुओं के उत्पादन करने के बजाय, ये जो है आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। इसमें बीमा, बैंकिंग, परिवहन आदि गतिविधियां शामिल हैं। तो ये गतिविधियां उद्योग या इंडस्ट्री की नहीं हैं। उद्योग और इंडस्ट्री में मुख्य रूप से निर्माणक गतिविधियां शामिल होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखिए, जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। देखिए, जैविक कृषि आंदोलनों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत, चीन, जापान या जर्मनी? तो सही उत्तर जर्मनी के बान शहर में स्थित है। याद रखिएगा, जैविक कृषि आंदोलनों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ यानी IFOAM का मुख्यालय बान, जर्मनी में स्थित है, और इसकी स्थापना 1972 यानी 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है, आपको बताना है। कौन सा नगर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल है?
ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम देवप्रयाग कहते हैं और उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित ये स्थान हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसी स्थान पर इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इनकी संयुक्त जलधारा को गंगा नदी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम देवप्रयाग है और यहीं से गंगा नदी की उत्पत्ति होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बंदूक की गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है, ये किसका उदाहरण है, आपको बताना है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का, न्यूटन के गति के तृतीय नियम का, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उदाहरण है। क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया को एक्शन रिएक्शन भी कहा जाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि बंदूक की गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका न्यूटन के तीसरे नियम के कारण लगता है और जब बंदूक की गोली छूटती है तो बंदूक गोली को बहुत अधिक बल के साथ आगे की ओर धकेलती है और उसी समय गोली भी बंदूक के विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है, जिसके कारण बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज में निम्नलिखित में से कौन सा अनाज समूह शामिल है। मोटे अनाज को आप जानते हैं मिलेट भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी शामिल हैं। तो मोटे अनाजों में इसमें फाइबर और पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। बाजरा, रागी, मक्का, जौ, कोदो, सावा, ये सभी जो है अनाज समूह मोटे अनाजों के अंतर्गत शामिल हैं और इसमें जो है स्वास्थ्य से संबंधित अनेक जो है चीज़ें, इसमें स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित अनेक चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। चावल, गेहूं मोटे अनाजों में शामिल नहीं हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जौ आदि शामिल हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। जैविक खेती के तहत भूमि क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन सा देश सबसे आगे है। देखिए, भारत, चीन, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, जैविक खेती जो है इसके तहत भूमि क्षेत्रफल के संबंध में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ लगभग 53 मिलियन हेक्टेयर जो है भूमि ये जैविक खेती के अंतर्गत शामिल है, जबकि भारत में 4.5 से 7.5 मिलियन हेक्टेयर और अर्जेंटीना में लगभग 4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किस गैस के रिसाव के कारण 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ये आसान सा प्रश्न है, आप जानते हैं MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट नामक अत्यधिक जहरीली गैस जिम्मेदार थी और ये घटना 2-3 दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि को हुई थी और इसमें यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक कारखाने से रिसाव हुआ था, जिसके कारण ये दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। किसने महाराजा रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर यानी कोहिनूर हीरा भेंट किया था। फतेह खां, शाह शुजा, शाह मोहम्मद या दोस्त मोहम्मद, आपको बताना है। तो शाह शुजा दुर्रानी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान के पूर्व शासक शाह शुजा दुर्रानी ने 1813 में रणजीत सिंह को भेंट किया था। शाह शुजा अपनी जान बचाने और अफगानिस्तान की गद्दी वापस पाने में महाराज रणजीत सिंह की मदद चाहते थे। इसके बदले में शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम ने ये बेशकीमती हीरा महाराजा को सौंपने का वादा किया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए दोस्तों। माननीय उच्चतम न्यायालय ने किस केस में ये घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है अहमद खां बनाम शाह बानो प्रकरण, शंकरी प्रसाद भारती संघ, गोपालन बनाम मद्रास राज्य या SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया,
सही उत्तर ऑप्शन डी SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये केस 1994 यानी 1994 का है और सर्वोच्च न्यायालय ने SR बोम्मई बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक मामले में स्पष्ट रूप से घोषित किया कि पंथ निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। इस केस में 9 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया था कि पंथ निरपेक्षता संविधान की मूल विशेषताओं का अभिन्न अंग है और संसद इसमें संशोधन करके इसे नष्ट नहीं कर सकती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हर्षवर्धन के समय में उत्तर प्रदेश में किस नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता था? तो सही उत्तर ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन बी सही उत्तर है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों में कन्नौज को कान्यकुब्ज और महोदय के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान इसे महोदय श्री के नाम से ख्याति प्राप्त हुई और ये उत्तर भारत का एक प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी और चीनी यात्री ह्वेनसांग की कन्नौज यात्रा और धार्मिक सभा के लिए ये शहर बेहद महत्वपूर्ण है। इसे उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी या परफ्यूम का शहर भी कहा जाता है कन्नौज को। तो याद रखिएगा नगर महोदय श्री के नाम से कन्नौज को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आनुवांशिक रोग या जेनेटिक रोग कौन सा है? पोलियो, बाढ़ांधता, न्यूरोसिस या टाइफाइड? तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है बाढ़ांधता। याद रखिएगा दोस्तों बाढ़ांधता या कलर ब्लाइंडनेस मुख्य रूप से आनुवांशिक बीमारी है। ये आँखों का ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को विशेष तौर पर लाल और हरे रंग के बीच अंतर नहीं हो पाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में एक स्वदेशी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो ये है भारत जेन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM के भारत जेन नाम से लॉन्च किया है और ये मॉडल 22 से अधिक भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट, स्पीच और विजन को एकीकृत करता है और ये दुनिया की पहली ऐसी सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज परियोजना है जो समावेशी AI विकसित करने पर आधारित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि रीजनिंग से संबंधित है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को यानी 13 आधा भाग मतलब 13 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? वर्णमाला की स्थिति वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं और इसमें से ए से यम तक कुल 13 अक्षर हो जाएंगे, आप जान लीजिए। और दूसरा आधा यन से जेड तक हो जाएगा। दाएं से जब गिनती करेंगे तो जेड से 15वां अक्षर निकालने का अर्थ है कि हम दूसरे आधे भाग को पार कर चुके हैं। तो 13वां अक्षर 26 - 13 + 1 14वां अक्षर जो कि एन हो जाएगा। उल्टे क्रम में क्या होगा? उल्टे क्रम से ये अक्षर हो जाएगा ए से एम उल्टे क्रम में लिखा गया है, MLK ऐसे जब लिखेंगे तो इसमें जो है 15वां अक्षर दाएं से हो जाएगा। बी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मद्रास का गवर्नर रहते हुए किसने सैनिकों के माथे पर जातीय चिन्ह लगाने और कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था? कौन सा गवर्नर था? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलेस्ली? तो सही उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा मद्रास का गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक था जब उसने सैनिकों के माथे पर जाति चिन्ह जैसे तिलक लगाने और कानों पर बालियां पहनने से रोक लगा दी थी। और दोस्तों इस विवादास्पद नियम के कारण जो है भारतीय सैनिकों में भारी आक्रोश फैल गया था और 1806 का ऐतिहासिक वेल्लोर विद्रोह के कारणों में से ये प्रमुख माना जाता है। तो याद रखिएगा मद्रास का गवर्नर रहते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जाति चिन्ह यानी टीका या चंदन लगाने और कान में बालियां पहनने से मना कर दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हराता है, बी सी को 4 मीटर से हराता है और उसी दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा सकता है?
तो जब ए 100 मीटर दौड़ता है तो बी 25 मीटर पीछे रह जाता है, यानी वो 75 मीटर दौड़ता है। इसलिए ए और बी के बीच 100 और 75 का अनुपात हो जाएगा। जब बी 100 मीटर दौड़ता है तो सी 4 मीटर पीछे रह जाता है, यानी 96 मीटर दौड़ता है। तो बी और सी का अनुपात 100 और 96 का हो जाएगा। और जब इनका हम अनुपात निकालेंगे ए और बी का और बी और सी का, तो सही उत्तर आप देखिए ये 28 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अवध में एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आसान सा प्रश्न है। अवध यानी उत्तर प्रदेश में 1921-22 में एका आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय नेता मदारी पासी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और आप जान लीजिए दोस्तों, ये किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी और सीतापुर क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य अत्यधिक लगान और जमींदारों द्वारा किए जा रहे शोषण का विरोध करना था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शून्य गरीबी अभियान कब शुरू किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन है 15 अगस्त 2022, 2 अक्टूबर 2024, 15 अगस्त 2024 या 2 अक्टूबर 2023। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 2024 को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जीरो पावर्टी या शून्य गरीबी अभियान की घोषणा 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती के दिन की गई थी और इसके बाद 14 अप्रैल 2025 को इसका नाम बदलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शून्य गरीबी कार्यक्रम कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य राज्य को देश का पहला जीरो पावर्टी स्टेट बनाना है और प्रत्येक ग्राम पंचायत के लगभग 10 से 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान करके इन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है धौलावीरा, राखीगढ़ी, भिर्राड़ा या लोथल। तो सही उत्तर ऑप्शन ए धौलावीरा। धौलावीरा आप जानते हैं कि ये गुजरात में है और ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर अत्यधिक उन्नत जल संचयन प्रणाली और प्रबंधन प्रणाली पाई गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन उपागम का हिस्सा नहीं है? सबसे पहले आपदा प्रबंधन उपागम के 4 चरण कौन से हैं? तो ये हैं शमन यानी मिटिगेशन। शमन को मतलब निवारण, शमन या मिटिगेशन। इसके बाद तैयारी यानी प्रिपरेशन, फिर आती है प्रतिक्रिया यानी रिस्पांस और इसके अलावा पुनर्प्राप्ति यानी रिकवरी। इसमें सतर्कता शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है सतर्कता, ये 4 चरणों वाले आपदा प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। मिटिगेशन, प्रिपरेशन, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति इसमें शामिल हैं। इसमें अलर्टनेस शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर उत्तर प्रदेश में कितनी स्त्रियां हैं? तो सही उत्तर 912 ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, यानी राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं और ये राष्ट्रीय औसत 943 जो है, राष्ट्रीय औसत हमारा जो है 943 है, यानी भारत का जो लिंगानुपात है 943 और ये इससे कम है। और अगर जो देखा जाए तो राज्य में लिंगानुपात 912 है और बाल लिंगानुपात 902 ही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला उत्तर प्रदेश का जौनपुर है और गौतम बुद्ध नगर सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, जहां मात्र जो है 851 है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अगले प्रश्न पर आते हैं, वातावरण में किसकी उपस्थिति के कारण स्मॉग बनता है? स्मॉग तो ये स्मोक और फॉग का जो है सम्मिलित रूप है। ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से स्मॉग का निर्माण होता है। वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, धुआं, कालिक के कण और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति के कारण स्मॉग बनता है। और ये प्रदूषक जब सूर्य के प्रकाश, कोहरे और नमी से संपर्क में आते हैं तो रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं और जनजीवन को काफ़ी नुकसानदेह बनाते हैं। इससे दृश्यता कम होती है और आँखों में जलन और अनेक प्रकार की श्वास संबंधी व्याधियाँ हो जाती हैं।
अगला प्रश्न है, एक वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया जाता है और बिक्री की कमी के कारण बाद में मूल्य को 25% घटा दिया जाता है। वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, मूल्य में 20% की वृद्धि तो 100 में 20% जोड़ देंगे तो 120 रुपया हो जाएगा। घटे हुए मूल्य पर 25% की कमी यानी 120 का 25% तो 30 रुपया हो जाएगा। 120 में से 30 रुपया घटा देंगे तो 90 रुपया हो जाएगा। तो ये 10% की कमी होगी। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। वस्तु के अंतिम मूल्य में फिर 90 रुपया हो जाएगा जब ये, तो 100 से 90 यानी 10% की जो है कमी, 10% की कमी हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बहुत ही ठीक से लगाइएगा, 10% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में पहली सूती मिल कब स्थापित हुई थी? तो भारत की पहली सूती मिल याद रखिएगा 1828 में कोलकाता में स्थापित हुई थी। कोलकाता में स्थापित हुई थी भारत की पहली सूती मिल, फोर्ट ग्लोस्टर में, लेकिन ये व्यावसायिक रूप से असफल हुई थी। इसके बाद 1854 में बम्बई में पारसी व्यवसायी कवास जी नाना भाई डाबर के द्वारा पहली सफल बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी स्थापित की गई थी 1854 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी विकल्प यहाँ पर आपका सही उत्तर नहीं है। तो भारत में पहली सूती मिल 1854 में जो है कवास जी नाना भाई डाबर के द्वारा स्थापित की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। जैव विविधता के नुकसान का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रदूषण, कृषि विस्तार, विदेशी प्रजातियों का आगमन या आवास का विनाश और विखंडन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, आवास का विनाश और विखंडन। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी लॉस का प्राथमिक कारण प्राकृतिक आवासों का विनाश और विखंडन है। कई प्रकार की मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, शहरीकरण, कृषि विस्तार और खनन के कारण पेड़ पौधों और जानवरों का प्राकृतिक आवास लगातार नष्ट हो रहा है और इससे वन्य जीवों के लिए भोजन, आश्रय और प्रजनन की संभावना खत्म हो जाती है। इसके अलावा जैव विविधता के कारणों में अति शोषण, आक्रामक प्रजातियां, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य गणित का है कि यदि अपनी सामान्य चाल से 3/5 की चाल से चलने पर किसी आदमी को 20 मिनट की देरी हो जाती है और वो अपनी सामान्य चाल से चले तो उसे कितना सामान्य समय लगेगा? तो यदि अपनी चाल और समय का अनुपात आपको निकालना है। यदि चाल सामान्य चाल की 3/5 है तो सामान्य चाल 5 है, नई चाल 3 है। समय का अनुपात सामान्य समय 3 है और नया समय 5 है। तो आप देखेंगे कि समय के अनुपात में अंतर कितना हुआ, 5 - 3 यानी 2 यूनिट की। 2 यूनिट बराबर 20 मिनट की है। तो यदि वो अपने सामान्य चाल से चलेगा तो 2 यूनिट 20 मिनट, इसलिए 1 यूनिट 10 मिनट। तो जब वो सामान्य चाल से चलेगा तो 3 × 10 यानी 30 मिनट का समय लगेगा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न यानी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड का ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 40 कि किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में परिवर्तित हो जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा? उबालने के द्वारा, जल कल विभाग द्वारा, जल चक्र के द्वारा या क्लोरीन के मिलाने से। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, जल चक्र या वाटर साइकिल के द्वारा। दोस्तों, प्रकृति में महासागर के खारे पानी को शुद्ध या मीठे पानी में बदलने की मुख्य प्रक्रिया वाष्पीकरण है और सूर्य की गर्मी से समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है जबकि नमक और अन्य अशुद्धियां पीछे छूट जाती हैं और ये जलवाष्प बादलों में बदल जाती है और बारिश या बर्फ के रूप में ताजे पानी के रूप में जमीन पर वापस गिरती है। तो किसी महासागर का अत्यधिक खारा जल प्रकृति में शुद्ध पानी में जल चक्र और वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है वापस होता है या परिवर्तित होता है। तो ये था आज का वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड जीएस यानी सामान्य अध्ययन का खंड था। इसको हमने व्याख्यात्मक ढंग से हल किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।